बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स बेसिकली क्या हमें बताता है, तो इसका सिलेबस देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही होती है। इट इज़ वेरी मच लिंक्ड टू द ओ लेवल रेट ऑफ रिएक्शन वाला चैप्टर, लेकिन ये ज़्यादा टेक्निकल है और ज़्यादा वो है मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है, इट्स बेसिकली आसान है। Rate of reaction and the effect of temperature on reaction rates and concept of activation energy, homogeneous and heterogeneous catalyst. तो स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि चेंज इन concentration of reactant per unit time और चेंज इन concentration of product per unit time। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात की। इसके अलावा हम बात करें तो वो ये है कि द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो होती है टेल्स अस हाउ fast or slow chemical reaction is taking place. And we say that kinetics is the study of the speed of rate of reaction, or the speed of reaction rate is equals to the amount of reactant used up, the time taken जो भी आपने, या it is equals to the amount of product produced over time taken, of course. ठीक है, अच्छा जी, आगे आते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी की जब हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो वी से दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्शन और ट्रिगर रिएक्शन। एक सेकेंड, तो हम ये बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन और ट्रिगर रिएक्शन। तो इसके अलावा ये है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स रिक्वायर सर्टेन मिनिमम एनर्जी बिफोर दे कैन रिएक्ट। द एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओनली मॉलिक्यूल्स which have energy equal to or greater than activation energy react. Both exo and endothermic reactions can occur readily if they have low activation energy. इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें भी तो कोलिजन थ्योरी की तरह आती हैं जो हमारी अगली है। तो this says that the chemical reaction involves two processes, bond breaking and bond formation. And we say that reacting particles must collide before they react. Breaking of bonds in the reacting particles requires energy or knowledge. इसको खुद ही जिसको पढ़ें करेंगे। अच्छा जी, तो अंश आपने इसको पढ़ लिया। तो ये कह रहा है कि कोलिजन थ्योरी है रिएक्शन का वही बेसिक चीज है, इसमें कोई बात नहीं है। तो आखिरी वाली जो है बात देखेंगे, लिखा हुआ इफ पार्टिकल्स collide in the less than that reaction then no reaction takes place। ठीक है, और the rate of reaction can be increased by increasing the number of successful collisions। And how can you increase the number of successful collisions? Increasing the number of collisions, decreasing activation energy and increasing energy of collision। Well, now we are going to talk about the factors affecting the rate of reaction। तो कौन से फैक्टर है जो rate of reaction को अफेक्ट करेगा? काफी अच्छे से आ रहे हैं। एक 5 ईयर कौन कौन से concentration, temperature, pressure, catalyst and particle size। So concentration is for solutions or gases only। ठीक है, अच्छा इसको लिखो व्हाइट बोर्ड पर आ रहे हैं। एक
कहते हो कि 5 फैक्टर्स affect rate of reaction, and what are those 5 factors? Concentration, temperature, pressure, catalyst, and particle size. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए है, प्रेशर किसके लिए है, पार्टिकल साइज किसके लिए है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट किसके लिए है। तो हम ये कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गैसेस के लिए है और सॉलिड के लिए भी है। ठीक है, से जैसे आप ये देख सकते थे, हमने एक सेकेंड में क्या हो गया, तो हम ये कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज फॉर सॉल्यूशंस एंड गैसेस, प्रेशर इज फॉर गैसेस, पार्टिकल साइज फॉर सॉलिड्स, और जो कैटलिस्ट और टेम्परेचर है ये तो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कि किसी सॉल्यूशन की होती है, गैस या गैस की होती है, सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड की नहीं होती कॉन्सेंट्रेशन। और प्रेशर भी आपको पता है, प्रेशर गैसेस, प्रेशर की जब हम बात कर रहे थे गैसेस की बात हो रही होती है। तो पार्टिकल साइज भी सॉलिड पे डिपेंड करता है, गैस के छोटे छोटे पार्टिकल जो आप नहीं कर सकते ना, तो ये सॉलिड भी होते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं वापस, ये आपने देख लिया कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन की पहले बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप देखें कि दिस फैक्टर इज इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर डीलिंग विद सॉल्यूशन और गैसेस। Higher concentration means that there are more particles per unit volume, thus the number of collisions per unit time increases. The average kinetic energy of the collision remains same because temperature is constant. Thus, the percentage of successful collisions remains same. The number of successful collisions per unit time will increase in the same proportion, and it results in increase in rate of reaction. If number of collisions is doubled, number of successful collisions will also double. Collision और successful collision में क्या फर्क है? एक सेकंड, में मैं आपको बताता हूँ। ये कंटेनर आपके पास, जिसमें आपके पास ढेर सारे पड़े हैं ये पार्टिकल्स हैं। ये डिफरेंट साइज की इसलिए मैंने बनाए हैं क्योंकि ये कुछ होंगे वो, कोई पार्टिकल ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है। ठीक है, ए बी सी डी मतलब ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट मतलब एक ही चीज ही है, मुख्तलिफ चीजें। अब बात ये है कि ये पार्टिकल जो है ए वाला, ये कोलाइड करता है बी के साथ, बी कोलाइड करता है डी के साथ, डी कोलाइड करता है सी के साथ, सी कोलाइड जाके करता है एक्स के साथ इधर। इससे आपको क्या पता चल गया कि जो पार्टिकल्स हैं इस कंटेनर के अंदर दे कोलाइड, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो हम ये कहते हैं कोलिजन, समझे, अगर इधर 80 है, 80 कोलिजन हो गए पर यूनिट टाइम। ठीक है, सक्सेसफुल कोलिजन कितनी होगी? मेरे बाद में एक बंदा भागता हुआ आ रहा आपकी तरफ, आप स्टेशनरी, आप मूव नहीं कर रहे, और आप ये कहते हैं वो बंदा आपकी तरफ भाग रहा है, तो जो एम है वो आपको गिराना है।
कि आप जमीन पर गिर गए। अब दो सिनेरियोज दो हैं इसके, या तो आप गिर जाएंगे या आप अपनी जगह से हिलेंगे। अगर आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो जो आपके अगर आप अपनी जगह से नहीं हिलते या आप खड़े हैं, ये कोई और आ रहा है भाग के आपकी तरफ, अगर आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो हम ये कहते हैं कि ये जो कोलिजन हुई है आप दोनों के दरमियान, पर्सन ए और पर्सन बी के दरमियान, इट इज एन इनइफेक्टिव कोलिजन। क्योंकि जो पीछे से ये ए आ रहा है बदमाश, इसका एम है आप बी को नीचे गिराना, ठीक है। ये नीचे गिर गए, ये नीचे नहीं गिरा, वो आप बी जो है इट इज स्टेशनरी, वो अपनी जगह से नहीं हिला। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है कि ए जो आ रहा है ये बी को गिरा दे, ठीक है, तो ए का जो पर्पस था वो अचीव हो गया, तो हम ये कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। अब एक और बात वो ये है, अगर आपको ये समझ आ गया, वापस आना चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह एक ए था इधर, एक बी था इधर, ठीक है। अब इस सिनेरियो में ये जो सिनेरियो है एक होता है, इस सिनेरियो में ये वाला, क्योंकि आप इसको गिराना है, इनफेक्टिव कोलिजन की बात ही नहीं है। We don't consider ineffective collision, we only consider effective collision. तो हम ये कहते हैं अगर एक ए आ रहा है, एक एक बंदा एक, तो एक बंदा बी को गिरा दिया, इफेक्टिव कोलिजन है, उसका जो काम था वो हो गया, तो हम ये कहते हैं वो इफेक्टिव। अगर ए 100 बंदे हैं, वो 100 बंदों को गिराने के लिए आ रहे हैं, 100 के 100 गिर जाती है, तो हम क्या कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अच्छा, जब ये कोलिजन होगी तब एक लार्जर स्केल पर बात करते हैं अपनी स्लाइड पर। हम बात ही करते हैं ए है 100 बंदे, इधर बी है 100 बंदे, तो ये जो है इस तरफ आ रहा है, इनको गिराने के लिए आ रहा है, बदमाश है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं 100 के 100 ए बंदे बंदे तो आ रहे हैं ना, अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे गिरा दे बी में से किसी को, जैसे 100 आ रहे हैं, शायद जो 100 है उनमें से 80 हो जो कामयाब हो जाए गिराने में, ठीक है, यानी कि इधर 80 लोग गिर जाएंगे ना, ठीक है। 20 जो होंगे वो कामयाब नहीं होंगे, तो इधर जो 20 के 20 होंगे, जो 20 के 20 होंगे वो खड़े रहेंगे, ठीक है। तो फिर बाद में कहेंगे हमने सामना किया दुश्मन का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जब इफेक्टिव कोलिजन हो रही है तो इट इज 100% इफेक्टिव, वो it can be 80% effective, it can be 20% effective, it can be 40% effective depending on the scenario। और हो गया है, ठीक हो गया, ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात कर दी। अब आगे आते हैं तो प्रेशर की बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रेशर है इसके इंक्रीज, प्रेशर को इंक्रीज करने की क्या चीजें हैं, reducing the volume of the container and pumping more reactant gas into the container। दोनों तरीकों से रिजल्ट सेम, ठीक है। प्रेशर आप किसी भी तरीके से इंक्रीज करें, the concentration of reactant gas molecules will increase, higher concentration means that there are more particles per unit volume, ठीक है। Thus the number of collisions per unit time increases, the average kinetic energy of the collisions remains same because temperature constant है,
Thus, the percentage of successful collisions remains the same. The number of successful collisions per unit time and increasing temperature reaction increasing rate of reaction. देखने इसको लिखने में कोई क्वेश्चन आ गई ठीक है ठीक है अभी लिखता हूँ अच्छा जी ये आपने फाइल लिया इसको बेटा ये नोट से अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए तो वो खरीद सकते हैं तो ये ठीक है तो चाहिए तो खरीद सकता है ये सर खड़े हैं इनसे आप लोग पैसे की हमने बात की ठीक है अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं टेम्परेचर की टेम्परेचर बड़ा एक की रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन में और इधर हम ये कहते हैं कि when the temperature increase the average kinetic energy of the particles is increased due to faster motion the number of collisions per unit time increases due to higher kinetic energy the percentage of successful collisions per unit time increases thus the number of collisions per unit time increases increase the rate of reaction वही ठीक है टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं ना जब तो क्या होता है जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है उनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है ना वो इंक्रीज जस्ट लाइक आप रेड बुल पी लो तो एनर्जी ड्रिंक है आप में एकदम एनर्जी से आ जाती है हालांकि मैंने जितनी दफा भी पिया है मुझमें कोई एनर्जी मैं उसी तरह से ठीक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है आप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा तेज मूव करते हैं और ज्यादा पोल्यूशन होती हैं आपने अभी तक एक चीज नोटिस की होगी अगर नहीं की तो कर लें कि जहाँ भी हम बात करते हैं हम पर यूनिट टाइम की पर यूनिट टाइम क्यों आता है ठीक है ये पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है ये क्यों आता है ये इसलिए आता है कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो आपने हमेशा टाइम को कंसिडर करना टाइम को आप नजरअंदाज नहीं कर हमेशा टाइम रेट रेट लिखा होगा तो रेट होता है रेट का मतलब भी टाइम है तो आपने हमेशा टाइम को कंसिडर करना होता है पार्टिकल साइज की तरफ आते हैं तो हम ये कहते हैं कि इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सॉलिड then breaking it up into smaller pieces will increase its surface area. More particles are exposed for the chemical reaction the number of collisions per unit time increase the average chemical कोई सारी बात नहीं ठीक है देखने अगर मैं बिल्कुल आपको बिल बता दूंगा व्हाइट बोर्ड पर जाने की जरूरत नहीं है लिखी है ना आपने हाँ जी अच्छा व्हाइट बोर्ड पर याद है
पार्टिकल साइज की हमने बात की, तो एक एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल ऐसे लें, ये आपके पास एक क्यूब सा है, तो अब आपके पास ढेर सारे क्यूब हैं, आपने इसको ब्रेक डाउन किया है, उसे ऐसे बड़ा बना लेते हैं ताकि लगे कि हाँ इतने बड़े क्यूब इसको बांध सकते हैं। अब आप क्या कहते हो, आप इससे भी आप छोटे बना लें, आप इनको ब्रेक डाउन करके बना लिए छोटे छोटे डब्बे से। ठीक है, ये क्या हुआ, पार्टिकल साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक सॉलिड था ए, ये अब आपके पास बी आ गया, ये भी बी है, ये सारा एक ये सारा है ना बी है। ठीक है, एक ये सारा आपके पास बी है, ये भी बी है, ये सारा बी है। तो अब आपके पास ये सारा बी है। अब मुझे ये बताएं कि हाउ डिड इट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका एरिया निकाल इस ए का, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया इज 5 इंटू 5, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दिन निकाल का, ये अगर 2 है, 2 है, ये भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 2 2 2 2 2 2, इसका एरिया क्या होगा, इसका पूरे सारे का डाला, ठीक है, 4 24। इसका निकालने, इसका भी 2 है, 2 है, 4। ठीक है, एरिया एक का 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 4 इंटू 4 क्या, 136। इसका एरिया 136 है। ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो इंक्रीज कर गया है, और एरिया अगर इंक्रीज कर गया है तो इसका मतलब है, क्या मतलब है, मोर पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल जो है विच आर एक्सपोज फॉर द केमिकल। ठीक है, अगर इस एक सरफेस पर, इस एक सरफेस पर एक रिएक्शन हो रहा था एक्स पर, तब इस सरफेस पर एक्स होगा, लेकिन अब ये पूरा एक पार्टिकल है ना, सी जिसको मैं कहा था, तो इसमें आप ढेर सारे एक्स हैं, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इट, पार्टिकल साइज के बारे में आपको भी देख के अंदाजा हो रहा होगा, और एक चीजें पढ़ा रहे हैं। कैटलिस्ट की बात करें आप, तो कैटलिस्ट पहले होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें कि इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन by lowering the activation energy. So the catalyst provides an alternate pathway for the reaction. Or catalyst participates in the chemical reaction, but it is not chemically changed at the end of the reaction. बहुत से लोग कैटलिस्ट की डेफिनेशन को नहीं समझ पाते, और उनको नहीं पता चलता कि वो क्या लिख के आ रही है। तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, देख लें। हो गया, चलिए अब हम कैटलिस्ट के आगे आते हैं। तो अब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं कि रिएक्शन में इसका क्या फर्क पड़ता है। हमें कहते हैं कि फॉर रिवर्सल रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, it alters the mechanism or pathway of reaction, or amount of catalyst remains unchanged at the end of the reaction. Changing concentration of catalyst changes the rate of reaction.
ट्रांजिशन मटेरियल्स एंड द कंपाउंड्स ऑफन यूज कैटलिस्ट। अभी आगे मैं आपको बता दूं कौन से कैटलिस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इट इज जनरली स्पेसिफिक इन एक्शन दैट इज डिफरेंट रिएक्शंस यूज डिफरेंट केमिकल्स एज कैटलिस्ट। Catalyst only speeds up the reaction. It does not affect the type of and amount of product formed in reaction. It also does not affect the size. ठीक हो गया। और observed reaction हमें कहते हैं catalyst lowers the accretion energies of both the forward reaction and backward reaction by equal amount. Thus, the catalyst speeds up both the forward and backward reaction and system reaches dynamic equilibrium quickly. Or it has no effect on equilibrium constant. और equilibrium constant सिर्फ temperature से change होता है। They are used in industry to save time and money and energy. Time can be saved by increasing rate of reaction instead of increasing rate of reaction by increasing temperature. ठीक हो गया। अच्छा, आप देख सकते हैं कॉमन कैटलाइजेशन की कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड। ये देखना आप मुझे कैटलिस्ट जो हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्वेशन एनर्जी। ऊपर वाले छोड़ देंगे, आगे आप इसको अलग देखते हैं। Number of collisions per unit time remains the same. The average kinetic energy of the collisions remains same because temperature is constant. More particles will have energy greater than or equal to the acceleration energy. Thus, the percentage of successful collisions will increase, which increases the rate of reaction. ठीक हो गया? ये रिपीट हो गया, कोई नई बात नहीं। अच्छा, एक सेकंड। ये आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है मैंने कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। जैसे कि हेबर प्रोसेस है, अगर आपके पास हेबर प्रोसेस में FTI इस्तेमाल होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 वेनेडियम टू ऑक्साइड। क्रैकिंग में Al2O3 SiO2। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कीन की निकल एसिडिफिकेशन में H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। और डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर MnO2। ठीक है, बेसिक कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देती। लेकिन जो लोग ऑर्गेनिक पढ़ी है जिन्होंने, तो उनको और भी बहुत कैटलिस्ट के नाम आते हैं, तो और भी बहुत से पता होंगे रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल की जाती है। अब हम आगे आते हैं, और ये एक टेबल है जो हमें फिल करना है, और हम फिल करना शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है पहले। अच्छा, अब इसमें हमने योग भी करना है, हमने रेट इंक्रीज करना, रेट इंक्रीज। Concentration it applies to gases and solutions। ठीक है, रेट इंक्रीज करना, नंबर ऑफ collisions इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ effective collisions पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर दो। एनर्जी ऑफ collisions और एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर की बात करें, ई टाइम्स ए में आगे लिखूंगा एक है प्रेशर गैसेस के लिए होता है, पार्टिकल साइज और स्केल, टेम्परेचर कैटलिस्ट नाम है। इधर प्रेशर में जो चीज है ना वो भी ए होगी, तो स्टेटमेंट में ए आगे भी लिखाऊंगा। पार्टिकल साइज में बी होगी, SCAD। प्रेशर में रेट इंक्रीज करना है कि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर दें, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर दें, एनर्जी ऑफ कोलिजन को फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल साइज में करना है तो इंक्रीज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर दो, एनर्जी ऑफ कोलिजन। कैटलिस्ट में नंबर ऑफ कोलिजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर देगी, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्टिवेशन को। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ABCD क्या है। ए का जो मतलब है, ए है जो है, इट इज whether there are more particles per unit volume। A, surface area increases, more particles report for chemical reaction। सॉरी, ए ही को देखें, प्राइमरी ए।
पार्टिकल साइज में बी है, तो बी है सरफेस एरिया इंक्रीजेस, मोर पार्टिकल फोर्स फॉर केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजिंग, और बी को देखें तो कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, मेथड ऑफ मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होल रहेगी है, ये उसमें आपको नहीं चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, नहीं ग्राफ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मुझे ये बताएं रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाईएस्ट किधर होगा? बी पे, क्या ए पे? अच्छा, रिएक्शन ए पे सबसे ज्यादा होगा। क्यों रिएक्शन ए पे ज्यादा? Because there are more particles, more concentration of particles is present in the start rather than the end or in the middle. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको ऐसी आप आ गई आपके पास और आपको नहीं पता कि अब आप क्या करें, ऐसे तो आप अब ये करें, आप टेंजेंट्स बनाओ। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप टेंजेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। अब टेंजेंट से आप कैसे वो करेंगे कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट है? तो टेंजेंट से आप ऐसे करेंगे कि जिसका सबसे ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट होगा जिस टेंजेंट का, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। जब नजर आ रहा है कि ए का ही ग्रेडियंट सबसे स्टीप है, क्योंकि ये देखिए, सॉरी एक सेकंड बताना नहीं, ये देखिए, ये देखो, स्टीप ग्रेडियंट, ये स्टीप ग्रेडियंट है ना, कैसे एक स्टीप ग्रेडियंट है, सीधा एक्सट्रीम स्टीप है, इसका रेट ए का सबसे ज्यादा। और अगर आपको फिर भी नहीं पता किसका ग्रेडियंट, ये याद कर लें, रट्टा मारना कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट में सबसे ज्यादा होगा और एंड में सबसे कम। ठीक है? और भी बहुत तरीके हैं इसी तरह ग्रेडियंट्स को वो करके देखना है क्या करना, वो और सारे बताए हुए हैं। अब हम पूछ बात ये करते हैं कि रिएक्शन रुक क्यों जाता है? आप जब ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ लेवल ऑफ, the graph levels off showing that one of the reactants has completely been used up। ठीक है, तो रिएक्शन रुक जाता है, तो चीज ही नहीं है किसके साथ रिएक्ट करे, तो वो चीज ग्राफ लेवल ऑफ करेगी। स्टूडेंट को कैसे पता कि रिएक्शन रुक गया? अब वो कोई बेवकूफ, वो बेचारा खड़ा रहेगा 2-2 घंटे के लिए रिएक्शन। तरीका होता है ना, आप देख लें, बैलेंस पर बैलेंस है लैब में, आपने रखा है, रीडिंग चेंज हो, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, चेंज हो रही है, कुछ चीज बढ़ रही है, कुछ चीज कम हो रही है, कुछ रीडिंग चेंज हो रही है,
रीडिंग चेंज नहीं हो रही बैंक से। सिरिंज में कोई अगर गैस है तो सिरिंज में बहा दी है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। और अगर आपने जैसे मैग्नीशियम को HCl में डाला, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और H2 गैस बना दिया बैलेंस कर, तो H2 गैस फॉर्म नहीं है ना, हाइड्रोजन गैस। एफिरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जब तक ये HCl है, HCl खत्म हो गया तो ये नहीं बनेगा एफिरेशन। ठीक है, अब ये बात है कि व्हाई इज द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ग्रेटेस्ट एट द स्टार्ट। हम ये कहते हैं कि दिस इज बिकॉज देयर इज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, एट द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन of reactant particles present, so the collision rate is high, resulting in high reaction rate. The rate of reaction decreases as the reaction proceeds, because the concentration of reactant particles decreases with time. ठीक है, अब हम आगे आती हैं, एक और चीज है वो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के कितनी किस्में होती हैं? इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस। हेटेरोजेनस में क्या होता है? द कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज फ्रॉम द रिएक्टेंट, और होमोजेनस में इट इज इन सेम फेज एज द रिएक्टेंट। वो फेज नहीं होता। इफ यू लुक एट अ मिक्सचर एंड कैन सी ए बाउंड्री बिटवीन टू ऑफ द कंपाउंड्स, दो सब्सटेंसेस ऑन डिफरेंट फेज, ये रट्टे वाली चीजें याद करना, इसमें समझाया कुछ याद नहीं होता, तो फिर भी हम पाई लेते हैं ना उसको। Mixture containing a solid and liquid consists of two phases. A mixture of various chemicals in a single solution consists of only one phase because you can't see any boundary between them. You might wonder why phase differs from the term physical state. It includes solid because gases that is actually a bit more general. It can also apply to liquid and ठीक है, याद करने वाली चीजें हैं इसमें, कोई लंबी चौड़ी इसमें। अच्छा, जो अगली चीज है वो इधर वो ये है कि इसी उसमें हम जो हैं वो कैसे करेंगे, इक्वेशन आ जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ इधर, और वो ये है कि H2S plus SO2 gives us H2O plus S। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें कि H2 जो है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी -2 है, इधर सल्फर की +4 है, इधर -2 है, इधर H2 की +1 है, इधर -2 है, इधर 0 है। तो इधर हम क्या बात सीखते हैं, वो ये बात सीखते हैं कि जब इधर से आप देख सकते हैं H2S में जो सल्फर है -2 से 0 गया, और इधर ही जो सल्फर +4 से भी 0 गया। तो इधर क्या हुआ, जब -2 से 0 गया हम कहते हैं कि इधर ऑक्सीडेशन हुई है, और जब +4 से 0 गया तो हम कहते हैं इधर रिडक्शन हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ, रिएक्शन के बारे में एक बात लिख लें, वो ये है कि H2S has oxidized because oxidation state of S changed from -2 in H2S to 0 in S। I'm sorry कि मेरी राइटिंग बहुत बुरी हो रही है, अब आपको बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि SO2 has reduced because oxidation state of S decreased from +4 in SO2 to 0 in S। Okay,
अच्छा जी, अब रुकें ज़रा एक सेकंड, इसको ज़रा ऊपर कर दें ताकि हम इधर सारी बातें लिख सकें। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं SO2 reduced has reduced in the presence of H2S, or H2S is therefore a reducing agent। ठीक हो गया। हम ये कहते हैं कि H2S जो है इधर आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो SO2 आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, एक और चीज जो है, अगली एक और इक्वेशन देखते हैं। तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी है कि H2S प्लस SO2, यही इक्वेशन दोबारा अब मैं एक और तरीके से भी आपको बताऊं कि इसमें अब आप बताएं कि हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की -2, सल्फर की +4, ऑक्सीजन की -2, H2 की +1 -2, इसकी 0। और अब आपको पता है कि आपने क्या किया है कि आपने -2 से 0 आ गए और +4 से भी 0 आ गए। ठीक है, एक बात है वो ये है कि S2 नेगेटिव S0 हो गया, ये -2 था ना, ये 0 हो गया, तो हम इसके लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, वो ये है S2 नेगेटिव इज S0 हो गया। तो इसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और दूसरी साइड पर ये हुआ कि S4 पॉजिटिव भी S0 हो गया। इधर आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपको पता है कि इधर हाईएस्ट 4 है, तो अब आप इसको डिवाइड बाय 2 तो नहीं कर सकते, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें कि ताकि आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया। तो अब इससे अगर मैं कहूँ कि आप इक्वेशन बैलेंस करें, तो इधर 2 लगा देंगे। अरे तो एक सेकेंड, इधर 2 लगा दें, इधर 2 लगा दें, इधर 1 लगा दें और इधर 3 लगा दें, तो ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसकी एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ। अब ये नई इक्वेशन है, वो वाली नहीं है। 2 सॉरी NH3 plus CuO gives us N2 plus Cu plus H2O। N की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, हाइड्रोजन की +1 है, Cu की +2 है, ऑक्सीजन की -2 है, N2 की 0 है, Cu की भी 0 है, H2 की +1 है, -2। अब इधर बताना है कि क्या चीज़ कैसे ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुई है। तो आप पहली सबसे वो देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये +3 से 0 आ गया और कॉपर जो है वो +2 से 0 आ गया। तो +3 से जब 0 आया तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है इसकी, और कॉपर की रिडक्शन हुई है। ठीक है, एक चीज देखें कि वो ये है कि N3 नेगेटिव था। ठीक है, और उसमें आपने N0 कर लिया। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव था, इसको कॉपर 0 कर, कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले? और 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? ये 2 N 3 नेगेटिव था। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाए और इसको 6 करने के लिए इंटू 3 कर दिया, तो 2 नाइट्रोजन आपने इधर करवाए
तो 2 लिख दो, इधर 3 लिख दो, 3 कॉपर हो गए, N2 जो है वो वही रहेगा, 3 कॉपर और 3H2, ठीक हो गया। तो ये ऐसे आपने बेसिकली बैलेंस कर दी। एक और बात, एक और काम आप ये करें, एक और इक्वेशन देखें, ये आपके उसमें अभी पेपर हुआ है ना, उसमें भी आई थी, तो लेकिन वो मॉक हुआ था ना आपका, तो उसमें भी आई थी, तो ये आ नहीं रही थी बहुत से लोगों, लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने फिर भी ये इससे कर ली थी, और आई वाज इम्प्रेस्ड। मैंने पढ़ाई नहीं, और आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों में से बहुत बच्चे हैं उन्होंने कर लिया। अच्छा, इक्वेशन कुछ Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस O प्लस Mn2 पॉजिटिव। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर Fe की +2 है, N की +1 है, Mn की +7 है, ऑक्सीजन की -2 है, 7 है। Fe की +3 है, 2 की +1 है, ये -2 है, -2 है। अब बताना है कि क्या चीज कैसे ऑक्सीडाइज हुई, तो Fe +2 से +3 चली गई, ठीक हो गया। और बाकी कुछ चीज, और ये Mn +7 से -2 भी चला गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने इधर ये कहा, ये चीज की और इधर ये चीज की, तो इधर दोबारा भी कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल हम करेंगे। हम ये कहते हैं Fe2 पॉजिटिव से आपने Fe3 पॉजिटिव बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, Mn7 पॉजिटिव प्लस, सॉरी प्लस नहीं, Mn2 पॉजिटिव, तो +5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बैलेंस करने के लिए फिर आप ये कहेंगे कि इधर 5 Fe2 पॉजिटिव लगेगा, इधर 8 लगेगा, इधर 1 लगेगा, इधर 5 लगेगा, इधर 4 लगेगा, इधर 1 लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस करती है। अच्छा, दैट इज इट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि सिर्फ नाम का इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला काम तो था नहीं इधर, और दैट इज इट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ये एक टॉपिक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, और बस इसको हमने जल्दी से गो थ्रू करते हैं, और ये सिर्फ पढ़ लें। तो और ये कह रहा है कि द स्पीड of a particular gas molecule in a gas is continuously changing as a result of collisions. However, at any given instant, the distribution of molecular speed is always constant under the same conditions. The speed of molecules in a gas जो है वो they are spread over a wide range, and this spread is called Maxwell-Boltzmann distribution. And लिखा हुआ है कि the curve gives distribution of energy of molecules at a given temperature. ये आप देख सकते हैं कि एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी का ग्राफ गिवन है, और इधर एक साइड पर मॉलिक्यूलर एनर्जी है, और वाई एक्सिस पर एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद पर्टिकुलर एनर्जी दिया हुआ है, और ये जो ग्राफ है इट इज फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस आप नीचे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है experiments showed that due to many collisions taking place between molecules there is a spread of molecular energies and velocities. No particles have zero energy or velocity, some have very low and some have very high energy. Most have intermediate velocities. And commenting on the shape of the curve, we say that the curve is not symmetrical. आप देख सकते हैं curve एक ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इधर देखें टच भी नहीं कर रहा, तो it is
नॉट सिमेट्रिकल, एक सिमेट्रिकल कर्व नहीं है। और जो एरिया अंडर द कर्व है रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और the curve starts at origin and finishes by approaching x-axis. The area under the curve will remain same if the total number of molecules remains same. ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इधर एक और हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया हुआ है कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कैसे वो हो रहा है। तो इस पर आप ये देख सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द कर्व इज लोअर, the maximum shifts to right, area under both the curve will remain same because the total, ठीक है। आपने देखा होगा एक कर्व में थोड़ा सा फर्क आया कि ये कर्व जरा पहले इसका शिफ्ट आ रहा है, इस कर्व का आप देख सकते हैं एक पहले शिफ्ट आ रहा है और इसका शिफ्ट जो है वो बाद में आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम शिफ्ट टू राइट, मैक्सिमम द कर्व इज लोअर, ठीक है। और ये एक हिंट नीचे दी हुई है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी डिक्रीजेस, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी इंक्रीजेस। उसके बाद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाला देखें तो ये इधर एक और दिया हुआ है, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो है इट गिव्स मोर पार्टिकल एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, मोर रिएक्टेंट्स आर एबल टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक हो गया। एंड ये जो कर्व है इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। बस ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पूरा नाम हो गया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज का बस ये छोटा सा एक टॉपिक है, और इसमें इसके नोट्स भी गिवन होंगे तो आप ज़्यादा अच्छा उधर से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।